So yes, welcome back everybody. Today we are doing basically क्या कर रहे थे हम स्ट्रिंग वेब है ना। वेब ऑन स्ट्रिंग कह लो, स्ट्रिंग वेब कह लो, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 8। अब ऑलमोस्ट हम इस चैप्टर के एंड पे है। ये चैप्टर खत्म होने वाला है। काफी बड़ा सा चैप्टर था ये एक्चुअल में, और बहुत कुछ हमने पढ़ा भी वेब ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, दिस इज लेक्चर नंबर 8। और प्रीवियस लेक्चर में मैं फटाफट से इंट्रो दे देता हूँ। हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमा मिनिमा, उसके कंडीशंस, उसकी इंटेंसिटी, उसका एम्पलीट्यूड, उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और साथ ही साथ उसका कंडीशंस, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। एज वेल एज हमने फेजर से रिलेटेड, बेसिकली इंटरफेरेंस से रिलेटेड जो जनरल इक्वेशन थी उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किया था। और फिर मैंने एक फेजर का तुमको कॉन्सेप्ट भी दिया था, जिससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो हमारा नेट है बेसिकली वो कितना मतलब उसका बेसिकली जो एंगल है नेट और तुम्हारे बेसिकली किसी एक वेव के एम्पलीट्यूड, लेट्स से A1 के रेस्पेक्ट में कह लो या A2 के रेस्पेक्ट में कह लो, दोनों के रेस्पेक्ट में हम बेसिकली उनके बीच का फेज पता कर सकते हैं। हम जब हम इक्वेशन को लिखते हैं तो हमको फेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसका भी मैंने एक तरीका तुमको बता दिया था। इट इज जस्ट लाइक द टू एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना, बिल्कुल वही वाला केस। आज के लेक्चर में लास्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट सेक्शन बेसिकली जो आपका है वो भी बड़ा मजेदार है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, और उसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट। स्टैंडिंग वेव, या फिर आप इसको लिख सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो सबसे पहली चीज की सर स्टैंडिंग वेव होती क्या है। देखो, क्योंकि इंटरफेरेंस हम पढ़ चुके हैं तो फिर अब स्टैंडिंग वेव पढ़ने में हमको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे साथ जुड़े रहो, सब कुछ हौले हौले धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात है सर ये स्टैंडिंग वेव क्या है, फिर उसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे हम। ठीक है, देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे। जब हम कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा रहे थे तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने क्या किया था, हमने एक वेव ऐसी ली थी और दूसरी वेव सेम फेज में एक और वेव ली थी। तो हमने इन दोनों वेव का जब एडिशन कराया था, बेसिकली सुपरपोजिशन कराया था, तो हमको रिजल्ट में क्या मिला था, इन दोनों के वेव का एम्पलीट्यूड था वो मैक्सिमम हो गया था। ये था सी आई। सी आई मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, डी आई की बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो वो सर कुछ ऐसा था कि अगर एक वेव एक फेज में और अगली वेव उससे उल्टी अपोजिट 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे थी, जब हम इन दोनों का एडिशन कराए थे, मतलब बेसिकली सुपरपोजिशन कराए थे, तो हमको नेट एम्पलीट्यूड जीरो मिला था। तो इसमें ए नेट मिला था जीरो, जो कि कितना था A1 - A2, कल के लेक्चर में हमने देखा भी है। और इसमें ए नेट कितना मिला था सर, A1 + A2, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया था। ठीक है सर, अब मान लो अगर मैं तुमसे कहूं कि हम बहुत सारी, ये तो सिंगल वेव, ये एक वेव थी, ये दूसरी वेव थी, तो हमने क्या किया था, ऐसे दो सिंगल वेव लाया और दोनों का इंटरफेरेंस कराया। अगर सेम फेज में थी तो हम कहते थे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, और अगर दोनों दो सिंगल वेव थी, दोनों को लेके आया, हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, आउट ऑफ फेज थी, तो हम कहते थे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। अब ऐसे मान लो मैं कहूं एन नंबर ऑफ वेव्स हो, मतलब खूब सारी ऐसे वेव्स, एक वेव्स ऐसे इधर से इधर जा रही है और दूसरी वेव ऐसे इधर जा रही है। सोच के देखो, यहाँ तो सिर्फ एक वेव थी, ये भी एक वेव थी, मतलब सिंगल वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सिंगल वेव का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम अभी तक करा रहे थे, और हमने उन्हीं दोनों का केस जनरली पढ़ा है। अब मान लो मैं तुमसे कह दूं कि खूब खूब सारी वेव्स, मतलब लाइन ऑफ वेव्स जब मूव कर रही है, मतलब लगातार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है किसी पर्टिकुलर वेव का, तो उसके रिजल्ट से जो वेव जनरेट होती है उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। मतलब यहां तो एक सिंगल वेव थी, जब ये एक सिंगल वेव प्लस अगली सिंगल वेव, दोनों का सुपरपोजिशन हुआ, तो हमको एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिला। सिमिलरली सेम केस, अगेन से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक सिंगल वेव उसके अपोजिट फेज में 180 डिग्री फेज में दूसरी सिंगल वेव जब हम ऐड किए, मतलब बेसिकली सुपरपोजिशन हुआ, तो हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला। अब सोच के देखो, ऐसी खूब सारी वेव, ऐसी खूब सारी ऐसी लेट्स से एक वेव ऐसी है जो ऐसे जा रही है, और दूसरी वेव इसके अपोजिट में ऐसे आ रही है। सोच के देखो, तो एक वेव जा रही है, एक वेव आ रही है, जब इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा, जब खूब सारी लाइन ऑफ वेव्स, एन नंबर ऑफ वेव्स, जब ऐसे ही खूब सारी एन नंबर ऑफ वेव्स का मैं क्या करूं, सुपरपोजिशन कराऊं, तो उस केस में क्या होगा, लगातार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर कंस्ट्रक्टिव फिर डिस्ट्रक्टिव फिर कंस्ट्रक्टिव फिर डिस्ट्रक्टिव। तो ऐसे एन नंबर ऑफ वेव्स जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है लगातार, तो उससे जो वेव जनरेट होती है उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। सर, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझ आ रहा है, बट इसका फील नहीं आ रहा। देखो मैं तुमको फील देता हूं कैसे होगा सर ये, आओ देखो।
मैं लेके आऊं तुम्हारे लिए, देखो ये देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये देखो ये पहली वेव, ये देखो ये दूसरी वेव। पहली वेव लेट्स से अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहा हूं तो पहली वेव जो जा रही है उसका डायरेक्शन क्या है सर, उसका डायरेक्शन है टुवर्ड दिस साइड, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में पहली वेव जा रही है। जस्ट दूसरी वेव इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, देखो ये n नंबर ऑफ वेव्स है। और नीचे जो हमको इन दोनों का रिजल्ट मिल रहा है वो देख सकते हो। एक बार तुमको दिख रहा है रिजल्ट, एक बार क्या हो रहा है, ये वेव एक बार जीरो हो रही है, फिर एक बार मैक्सिमम हो रही है, फिर अब निगेटिव मैक्सिमम हो रही है। सोच के देखो ये वेव दिख रहा है तुमको, देखो ये देखो ये अभी पॉजिटिव मैक्सिमम हुई, फिर नेगेटिव हुई, फिर ये जीरो हुआ, फिर देखो फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर ये हो गई देखो जीरो, फिर हुआ पॉजिटिव, फिर हुआ नेगेटिव। सर ये क्या है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। और सोच के देखो जो इन दोनों का रिजल्ट हमको मिल रहा है, क्या वो मूव कर रहा है, क्या ये वेव तुमको सिर्फ एक ही पोजीशन पे कभी मैक्सिमम कभी जीरो कभी निगेटिव मैक्सिमम होते हुए दिखेगी, दिख रही होगी तुमको। और ये सर कैसे जनरेट हुआ है, ये जो ऊपर दो वेव आप देख रहे हो, एक वेव का डायरेक्शन टुवर्ड पॉजिटिव साइड और दूसरी वेव का डायरेक्शन टुवर्ड नेगेटिव साइड, ऐसे दोनों एन नंबर ऑफ वेव जब एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज हो रही है तो उसका रिजल्ट हमको मिल रहा है थर्ड वाले में। इसलिए मैं एनिमेशन लेके आया था क्योंकि आज का लेक्चर एनिमेशन बेस्ड है। तो ये बताओ क्या तुमको एक स्टैंडिंग वेव जनरेट करना आ गया, कैसे जनरेट हुआ सर, ये जनरेट हुआ जब एक वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हो, अगली वेव नेगेटिव जनरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हो, और जब दोनों का इंटरफेरेंस होगा सर तो उससे एक स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी। ये स्टैंडिंग वेव मूव नहीं करेगी, ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, ये डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज होगी। डिस्टेंस मतलब इसका एम्पलीट्यूड देखो, एक बार क्या हो रहा है सर, एक बार ये पॉजिटिव देखो यहां मैक्सिमम, फिर ये नेगेटिव मैक्सिमम, फिर ये हो गई जीरो, फिर जस्ट उल्टा इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, फिर हो गई ये जीरो। तो सोच के देखो ये एक ही पोजीशन पे फिक्स्ड है लेकिन इनका एम्पलीट्यूड वैरी कर रहा है, कभी पॉजिटिव मैक्सिमम कभी नेगेटिव मैक्सिमम। लेकिन ये स्टैंडिंग वेव क्यों कही जा रही है, क्योंकि ये आगे या पीछे मूव नहीं कर रही है, ये एक ही पोजीशन पे अपने एम्पलीट्यूड को चेंज कर रही है, कभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है कभी एम्पलीट्यूड मिनिमम हो रहा है। बताओ क्या तुमको इस जिफ से क्लियर हुआ कि सर स्टैंडिंग वेव कैसे जनरेट होगी। देखो लिखा भी हुआ है ऊपर क्या, स्टैंडिंग वेव फ्रॉम टू प्रोपगेटिंग वेव, स्टैंडिंग वेव फ्रॉम टू प्रोपगेटिंग वेव। बोलो अब आपके मन में सवाल ये होगा कि सर ये जीरो कैसे हो रहा है, सोच के देखो जीरो कैसे हो रहा है। देखो एक वेव ऐसी है, एक वेव ऐसी है, हाँ ठीक है सर, जो कि इधर जा रही है। अच्छा दूसरी वेव कैसी है, दूसरी वेव बिल्कुल जब दूसरी वेव ऐसे हो जाए, बिल्कुल ये वाला पैटर्न, तो इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा ना हमको, इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा बेसिकली वो यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये जीरो वाला पाथ। देखना कब जीरो होगा, ध्यान से देखो, ये देखो ये हुआ जीरो। मैं इसको अगर रोक पाता तो बहुत सही होता, देखो मैं कोशिश करता हूँ रोकने की, ठीक है। ये देखो ये जीरो होगा तो मैं भी इनको रोकता हूँ, ये ऑलमोस्ट देखो मैं जीरो पे रोकता हूँ, इनको रोकने की कोशिश करता हूँ। ओहो फिर से करना पड़ेगा ये, देखो ऑलमोस्ट जीरो होने वाला है, दिख रहा है कब, देखो जब इसका ऊपर वाला और नीचे वाला देखो मैच हो रहा है, जब ऊपर वाले का यार ध्यान से दो, देखना ध्यान से देखना इस चीज को, जब ऊपर वाले का जो तुम्हारा ट्रफ है और नीचे वाले का जो क्रेस्ट है जब ये मिल रहा है, तो ये जो पॉइंट देख रहे हो ये दोनों पॉइंट, इन दोनों की वजह से जो स्ट्रेट लाइन हमको नीचे रिजल्ट में मिल रही है बेसिकली वेव्स की, ये देखो, देखो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, दिख रहा है, दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव। मतलब एक स्टैंडिंग वेव अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं सर, तो मैं एक स्टैंडिंग वेव को कैसे बना सकता हूं, एक स्टैंडिंग वेव को ऐसे बना सकता हूं, ऐसे, फिर से यहां यहां नहीं यहां दिखा देता हूं तुमको मैं, कुछ ऐसे, ये देखो अभी आगे देखना यहां, ये एक वेव हो गई हमारी, और सेम चीज क्या करो एक दूसरी वेव लेके आओ बिल्कुल ऐसे ही, ये है भैया, ये है तुम्हारी, ये है स्टैंडिंग वेव, डायग्रामेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि पहली वेव इधर जा रही है दूसरी वेव इधर जा रही है, तो इन दोनों के नेट से कौन सी वेव मिल रही है, ये वाली वेव मिल रही है, दिख रहा है एक ही पोजीशन पे कभी मैक्सिमम
कभी मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, और बीच में जीरो भी हो रहा है। सेम चीज यहाँ भी मैंने वही वही दिखाई थी मैंने, देखो ये हो गई मैक्सिमम, ये इधर इधर मिनिमम, फिर जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर होगी जीरो। बताओ क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ स्टैंडिंग वेव का सबको? जल्दी से बताओ। मैंने तुमको जिप भी दिखा दिया बढ़िया से, कैसे जनरेट होगी स्टैंडिंग वेव, समझ गए? एक चीज तो ये पता चल गई सर कि स्टैंडिंग वेव में लगातार कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये कब पॉसिबल है? जब एन नंबर ऑफ वेव्स, एक पॉजिटिव में जाए दूसरी निगेटिव में जाए, दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है तो उन दोनों के नेट से जो वेव जनरेट होती है, जो कि अपने पोजीशन पे ही एक बार मैक्सिमम होती है, फिर मिनिमम होती है, फिर जीरो होती है, अपने फिक्स पोजीशन पे ही, उसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव। बोलो, ये तो मैं कॉन्सेप्ट तुमको रिड्यूस कर रहा था स्टैंडिंग वेव का, क्योंकि इस पर मैथमेटिकल काम हमको करना है, तो विजुअलाइज करना आना चाहिए। बोलो समझ आएगी नहीं देख के? जल्दी से बताओ, समझ आया? मैंने अपने तरफ से बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। ये देखो ऑलमोस्ट, ये मैंने परफेक्ट टाइम पे रोका, दिख रहा है? देखो जीरो कब हुआ सर? जब पहले का तुम्हारा पहले का क्रेस्ट, सॉरी पहले का ट्रफ सर दूसरी वेव के क्रेस्ट से मिल रहा है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? जीरो कर रहे हैं। क्यों? सोच के देखो ना, ये एक वेव, ये दूसरी वेव, इन दोनों के बीच 180 डिग्री का क्या फेज डिफरेंस? अरे सर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मतलब ये यहां हुआ है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और फिर यहां भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब डिस्ट्रक्टिव होता है तो क्या मिलता है सर? एक सिंगल लाइन मिलती है। मतलब इस पॉइंट में डी आई हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसलिए हमको क्या मिल रहा है? नेट एम्पलीट्यूड जीरो मिल रहा है। देखो जो मैंने रोका है, बोलो समझ आएगी नहीं? क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? क्या ये चीज की क्लैरिटी बन गई तुमको कि हाँ सर स्टैंडिंग वेव जनरेट हो गई? अभी देखो इस केस में क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अच्छा आप कोशिश, अब देखो यहां देखो, ये देखो यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। क्यों? ये देखो, ये पहली वेव भी सेम फेज में, दूसरी वेव भी सेम फेज में, सोच के देखो, इनका क्रेस्ट सेम पोजीशन पे है, इनका ट्रफ सेम पोजीशन पे है, सोच के देखो, है ना? तो ये दोनों को, ये देखो सेम फेज में है, इसलिए देखो इनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इधर भी मैक्सिमम, इधर भी मैक्सिमम। अभी जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, मतलब वेव जैसे ही आगे बढ़ेगी और जब इनके बीच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये हुआ देखो, अब क्या हुआ? अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया सर दोनों के भी, देखो क्योंकि दोनों के फेज में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस दिख रहा है, इसलिए देखो एक स्ट्रेट लाइन आई। तो लगातार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, लगातार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और उसके वजह से जो वेव जनरेट हो रही है सर, उसी को तो सर कहते हैं स्टैंडिंग वेव। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव। कोई पूछे कि स्टैंडिंग वेव कैसे जनरेट होती है तो क्या बोलोगे? जब एन नंबर ऑफ वेव्स लगातार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे, और दोनों वेव का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट हो, तो उससे जो वेव जनरेट होती है, जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, सिर्फ अपने एम्पलीट्यूड को चेंज करती है। मतलब वो फंक्शन ऑफ एक्स होता है, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब वो एम्पलीट्यूड को चेंज करेगा, नॉट देयर पोजीशन। क्लियर? मतलब उनका जो एम्पलीट्यूड होगा सर, वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा, नॉट टाइम। बोलो क्लैरिटी हो गई कि नहीं? इतना सब जो नोट करिए उसको हटाना पड़ेगा ना मुझे, वरना फिर दिखने लगेगा नोट्स में। बोलो क्लैरिटी बन गई कि नहीं? फटाफट से बता दो यार सब। क्लियर हुआ? ये समझाने का मोटिव है, ठीक है? क्लियर हुआ? अब देखो वही चीज उसको मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया है, क्यों भाई मैं बताऊंगा क्यों मैंने ड्रॉ किया है, समझना मेरे साथ, ठीक है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है? अच्छा, तो सर डायग्रामेटिकली अगर मैं बनाऊं तो मैं कैसे बना सकता हूं? अच्छा उससे पहले एक और चीज और नोट करना मेरे साथ, देखो ये तो स्टैंडिंग वेव है, नीचे थर्ड वाले आपको दिख रही है, ये फिक्स अपने पोजीशन पे, ठीक है? अब देखो यही ये एक स्टैंडिंग वेव है, ठीक है? अब देखो इसमें मैंने ना एक पोजीशन मार्क की है, कौन सी दिख रहा है? देखो ये रेड वाले पोजीशन आपको दिख रहा है, एक पोजीशन ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट ये सारे रेड वाले पॉइंट्स हैं। सर ये पॉइंट को मार्क क्यों किया गया, समझना मेरे साथ। इन पॉइंट को पता है क्या कहते हैं? इन पॉइंट को कहते हैं नोड। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये जितने पॉइंट आप देख रहे हो, ये सभी पॉइंट को कहा जाता है नोड। और सर अगर ये नोड है तो एक और टर्म आपने सुना होगा, अगर कभी सुना होगा तो, एक होता है एंटी नोड। इस पॉइंट को कहते हैं नोड, और एक और पॉइंट होता है जिसको कहते हैं एंटी नोड। सर ये एंटी नोड कौन सा पॉइंट है? अरे भैया ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट,
कौन सा सर? दिखा दो फिर से, देखो मैं इसको रोकता हूं। ये ये देखो, दिख रहा है? दीज आर कॉल्ड नोड्स। ये नोड्स, ये नोड्स, ये नोड जो रेड से मैंने हाईलाइट किया है। ये वाले पॉइंट दिख रहा है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये सर ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। भैया इनको कहते हैं एंटी नोड। क्या बात है, क्या कहते हैं इनको? दीज पॉइंट आर कॉल्ड एंटी नोड। मतलब नोड वो वाला पॉइंट होता है सर, सोच के देखो, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस पॉइंट से पास होती हुई, सोचो, तो ये कौन सा पॉइंट है? क्या इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड तुमको जीरो दिख रहा है? सोच के देखो, है कि नहीं? ये पॉइंट का, ये वेव का कौन सा पॉइंट है? यहां भी सर ए जीरो दिख रहा है, बिल्कुल। ये पॉइंट पे भी सर ए जीरो दिख रहा है, ये पॉइंट पे भी सर ए जीरो दिख रहा है, और इस पॉइंट पे भी ए जीरो दिख रहा है। मतलब कंक्लूजन ये मिला सर कि स्टैंडिंग वेव के जितने भी नोड वाले पॉइंट होंगे, उन नोड वाले पॉइंट को हम कहते हैं कि वो नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड जीरो होता है। क्या बात है? जितने भी नोड्स हैं, सभी पॉइंट पे तुमको एम्पलीट्यूड वेव का क्या दिख रहा है? जीरो दिख रहा है। मतलब नोड बेसिकली स्टैंडिंग वेव का एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? जीरो हो रहा है। मतलब अगर इस एनिमेशन में जिस पॉइंट पे वेव जीरो हो रहा है, उस पॉइंट पे नोड बन रहे हैं। अब सोच के देखो, इसमें नोड अगर मैं तुमसे बताऊं तो नोड कौन सा हो सकता है? सर एक नोड ये हो सकता है, एक नोड ये हो सकता है, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा। और एंटी नोड कौन से हो सकते हैं? सर एक एंटी नोड ये रहा, एक एंटीनोड ये रहा, एक एंटीनोड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। मतलब एंटीनोड क्या है? ये वाला एंटीनोड है। नोड क्या है? सर ये है। तो इस नोड का एम्पलीट्यूड कितना है? जीरो। और एंटीनोड में, अरे सर एंटीनोड में तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है जितना हो सकता है। क्या बात है? मतलब किसी भी वेव का नोड ऐसा पॉइंट होता है, कौन से वेव का? स्टैंडिंग वेव की बात कर रहा हूं। किसी भी स्टैंडिंग वेव का नोड ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड जीरो हो, उस पॉइंट को कहते हैं नोड। और किसी स्टैंडिंग वेव का ऐसा पॉइंट जिसमें उस वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव, दोनों की बात कर रहा हूं, उसको कहते हैं एंटी नोड। बोलो क्लियर? क्या तुमको नोड और एंटी नोड क्लियर हुआ? देखते हैं, ऐसे मत याद करो, कंफ्यूज हो जाओगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट उसको जहां पढ़ाया है वही रहने दो, जो मैं कह रहा हूं बस वो समझो अभी। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ क्या नोट करना है? नोड के लिए एम्पलीट्यूड जीरो होना चाहिए। नोड स्टैंडिंग वेव का वो पॉइंट होता है जिस पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है। एंटी नोड वो पॉइंट होता है जिसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो सकता है, आइदर नेगेटिव आइदर इन पॉजिटिव, दोनों में चलेगा। बोलो क्लियर? क्लियर? क्या पूरी पूरी क्लैरिटी आई कि नहीं आई? बोलो, आ गई? क्या तुमको समझ आया? देखो, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, देखो मैंने ये ड्रॉ कर दिया तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी तुमको। ये पॉइंट कौन से है भाई? ये तुम्हारे नोड और एंटी नोड है। तो सर, अब अगर डायग्रामेटिकली मैं ड्रॉ कर दूं तो मैं कैसे ड्रॉ करता हूं? सोच के देखो, अगर मेरे को नोड एंटी नोड दिखाना तो मैं क्या करूंगा? सर एक वेव में बनाऊंगा ऐसी, ये एक सिंगल वेव है जिसका डायरेक्शन है इधर, और इसी के साथ इसका डायरेक्शन किधर है? इधर। और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ? सर मैं एक और वेव ड्रॉ कर देता हूँ स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए। ये आ गई हमारी एक और वेव। देख रहे हो इसमें? सबको दिख रहा है? और ये हमारी वो एक्सिस, ये एक स्टैंडिंग वेव हो गई हमारी। ठीक है? जिसमें सर अगर नोड हाईलाइट करना हो तो क्या करूंगा? सर ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये भी नोड है, सर ये भी नोड है, ये भी नोड है, और ये भी नोड है। तो इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? नोड ऑफ स्टैंडिंग वेव। डायग्राम से मैं स्टैंडिंग वेव को ऐसे दिखा सकता हूं, क्योंकि हम जिफ तो नहीं बना सकते ना अपने हाथ से। सोच के देखो, दिस इज स्टैंडिंग वेव। अच्छा, एंटी नोड कौन सा पॉइंट है सर? ये वाला पॉइंट। कौन सा सर? ये वाला। दिस इज कॉल्ड एंटी नोड। एंटी नोड, ये एंटी नोड वाले पॉइंट्स हैं ये दोनों। ठीक है? दीज आर एंटी नोड। मतलब नोड सर, नोड वो पॉइंट है जिस पे एम्पलीट्यूड जीरो है, और एंटी नोड वो पॉइंट है जिस पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, जिस पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, आइदर इन नेगेटिव
आइदर इन पॉजिटिव, आइदर इन पॉजिटिव और निगेटिव। बताओ क्लैरिटी हुई स्टैंडिंग वेव की? बोलो। ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश किया हूं कि मैं तुमको समझा दूं। क्लियर? बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब चलो, अब तो ठीक है सर, ये स्टैंडिंग वेव कैसे जनरेट हुई ये दिखा दिया, ये स्टैंडिंग वेव जो तुम्हारी बन के आई है इसमें मैंने नोड और एंटीनोड समझा दिया। अब थोड़ा चलते हैं किधर, टुवर्ड मैथमेटिकल रिलेशंस। क्यों भाई, क्वेश्चंस पूछा जाता है इस वजह से। अब देखो, सबसे पहली चीज हम तो निकालते हैं एक इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, एक स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन सर होता कैसे है। मान लो कोई कह दे, चलो ठीक है हमने स्टैंडिंग वेव, कोई कह दे तो हम ड्रा तो कर देंगे, बना भी देंगे, नोड भी दिखा देंगे, ऐसा बना देंगे, नोड भी दिखा देंगे, ये भी बता देंगे कि ए जीरो है तो नोड, और ए मैक्सिमम है इधर पॉजिटिव नेगेटिव तो एंटी नोड। सर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अगर कोई कह दे कि लिखो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन, तो नोट करो मेरे साथ, वही हम लिखेंगे। अच्छा, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन मैं तुमको निकलवा देता हूँ, देखो डिराइव नहीं कराऊंगा, मैं बता दूंगा कैसे हुआ है, ठीक है। देखो, सोच के देखो, स्टैंडिंग वेव जनरेट करने के लिए क्या चाहिए सर, दो वेव चाहिए। कौन सी सर, एक वेव का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव हो तो अगले वेव का डायरेक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से मैं दो एसएचएम वेव लेके आया, दोनों का मैं इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, एसएचएम वेव का इक्वेशन सबने पढ़ा है, मान लो मैं कह रहा हूँ ये एक y1 है, एक ऐसी वेव है जिसका मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये पहली वेव है जिसको मैंने लिखा y1 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, मैंने लिखा है ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इस वेव का डायरेक्शन जरा बताना, सब लोग बताएगा। इस वेव का डायरेक्शन बताओ, ये वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ये जो पहली वेव मैंने लिखी है, इस वेव का डायरेक्शन बताओ जल्दी से, सब लोग बताओ। एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है, प्रैक्टिकली समझ नहीं आया। 10 बार मैं कहे जा रहा हूं कि लगातार एक ही पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो क्या एम्पलीट्यूड में वेरिएशन नहीं आएगा? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एम्पलीट्यूड जीरो हो जा रहा है, जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जा रहा है। अरे यही तो पढ़ के आए हो अभी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। इसमें कौन सी चीज है जो प्रैक्टिकली तुमको समझ नहीं आ रही है? वेब वेब का जो बेसिकली जो वेब का जो मोशन है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, वो टाइम के साथ उसका मोशन चेंज नहीं हो रहा है, उसकी सिर्फ एम्पलीट्यूड वेरिएशन आ रहा है। क्यों एम्पलीट्यूड वेरिएशन आ रहा है? क्योंकि लगातार कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है भाई। जब दो वेव आपस में सुपर इंपोज होगी, एक वेव का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, अगले का डायरेक्शन निगेटिव होगा, तो दोनों में लगातार क्या होगा, जब जैसे जैसे एक पास आएंगी तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, सुपर पोजिशन होगा दो वेव्स का। और जब लगातार कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या उनके एम्पलीट्यूड वेरिएशन नहीं आएगा, क्या उनका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा? तो अजीब सवाल किए तुम, ये तुमको खुद से भी समझ आना चाहिए था, और पता नहीं कितनी बार मैं ये बोल दी। अब तो क्लियर है, अब तो क्लियर है। बताओ जल्दी से। पॉजिटिव, यस इट इज। ये कौन सा डायरेक्शन में जा रही है सर, ये तो जा रही है सर पॉजिटिव, तो मैं मान लो इसको कह देता हूँ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है ये। अच्छा सर, एक और वेव चाहिए ना, तो अगले वेव का इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, y2 इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये दूसरी वेव है, जरा इसका डायरेक्शन बताओ। ऐसा सर, पहले का निगेटिव था तो अगले का क्या हो जाएगा, पहले का अगर निगेटिव लिखा था तो पॉजिटिव एक्स था, अब यहाँ पॉजिटिव लिखा है तो सर पक्का ये निगेटिव एक्स में जारी होगी। एक्स डायरेक्शन मतलब ये वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब हमको क्या करना है सर, इन दोनों का सुपर इम्पोज कराना है। तो जब इन दोनों का सुपर इम्पोज कराएंगे तो हम वाई नेट लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो होता क्या है ना, जब हम इन दोनों का वाई नेट लिख सकते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, y1 प्लस y2। देखो होता क्या है, पहले मैं नोट कर देता हूँ फिर बताता हूँ। मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और साथ में क्या जोड़ दूंगा, अगला वेब y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब देखो यहाँ एक साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्म बन रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्म लगा सकते हो, जो कि साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू करके होता है, ठीक है। तो उससे आप यहाँ से लगाओगे तो डायरेक्टली मैं आपको यहाँ दे देता हूँ इक्वेशन, क्या आएगा तुम्हारा, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन आता है दैट इज y इज इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स इंटू cos omega t, and this is what, this is the very very important and the equation of a standing wave। नोट कर लेना, यही तुमको याद रखना है, ठीक है।
कैसे आया, मैंने वो अप्रोच तुमको समझा दिया, मैंने एक वेव ली, उसका इक्वेशन लिखा, दो वेव ली, दोनों का इक्वेशन लिखा, दोनों का नेट निकाला, यहाँ मैंने डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी यूज करके मैं एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचूंगा, और वो फाइनल रिजल्ट क्या है, जो है इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, और वो ये रहा, कहाँ है, ये रहा। तो ये आपको याद रख लेना है। इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव क्या है, वो है y इज इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडिंग वेव। चलो भैया अब इस क्वेश्चन को थोड़ा बाहर लाते हैं, क्यों, क्योंकि इसी क्वेश्चन से तो सभी कंक्लूजन हमको लेना है, जो है 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है, क्या ये इक्वेशन जो है ये सबको क्लियर है? इट्स अ जनरल सा इक्वेशन जो हम अभी तक खूब सारी वेव का इक्वेशन निकालते आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव हमको मिल गया। कैसे मिला, अप्रोच में तुमको बता दिया, नोड में तुमको बता दिया, कैसे जनरेट होता है ये तुमको बता दिया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, हमने इक्वेशन तो जान लिया, अच्छा एक और चीज क्या, सोच के देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि जरा इस इक्वेशन में मुझे बताओ कि इस इक्वेशन में जो एम्पलीट्यूड वाला टर्म है, वो एम्पलीट्यूड वाला टर्म कहाँ है, तो सोच के देखो। अभी तक जितना हम इक्वेशन पढ़ते आए, अगर मैं किस एचएम इक्वेशन की बात करता था तो क्या होता था, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हुआ करता था, या फिर अगर मैं इसको फाई के टर्म लिखता था तो मैं एक और तरीके से लिख सकता था, वाई ओमेगा टी प्लस फाई। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, जनरल वेव का इक्वेशन। सोच के देखो, देखो साइन और ओमेगा टी दिख रहा है, तो ये जो जो टाइम का फंक्शन है, इसके बाहर साइन लगा है, इसके आगे ही तो एम्पलीट्यूड हुआ करता था। सोच के देखो, जो टाइम का फंक्शन है साइन के साथ, इसके जो आगे लिखा होता है वही तो एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि इस इक्वेशन में जरा मुझे एम्पलीट्यूड बताओ, तो क्या हो सकता है, तो सोच के देखो, टाइम का फंक्शन सर इतना है, तो इसके आगे जो भी लिखा है सर, वो एम्पलीट्यूड होगा, किसका, स्टैंडिंग वेव का। मतलब ये जो इतना बड़ा देख रहे हो आप, कौन सा, 2a साइन के एक्स, सर यही तो एम्पलीट्यूड है। ओ, मतलब खतरनाक इक्वेशन है, एम्पलीट्यूड छिपा के दिखा है। बिल्कुल यार, किसी भी जनरल वेव का इक्वेशन क्या होता है, जो भी टाइम का फंक्शन है ओमेगा टी, उसके बाहर जो फंक्शन है उसके आगे जो लिखा होता है वही तो एम्पलीट्यूड होता है। तो सोच के देखो, यहाँ कॉस ओमेगा टी पहले से गिवन है, इसके आगे क्या लिखा है, 2a साइन के एक्स, अरे ये 2a साइन के एक्स पता है क्या है, यही एम्पलीट्यूड है, किसका, स्टैंडिंग वेव का। ओ माय गॉड, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव कितना होता है, एम्पलीट्यूड कितना होता है स्टैंडिंग वेव का, अलग से अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो, वो कितना निकला तुम्हारा, 2a साइन के एक्स। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ स्टैंडिंग वेव। अच्छा, अब पीछे चलते हैं, कहा किधर, जब हमने नोड और एंटी नोड पढ़ा है, अब सोच के देखो, क्या, मान लो तुमने तुमने स्टैंडिंग वेव पढ़ लिया मेरे से, है ना, तुमने नोड पढ़ लिया, एंटी नोड पढ़ लिया, ठीक है, तुमने जनरल इक्वेशन देख ली, तुमने एम्पलीट्यूड भी निकाल लिया उस जनरल इक्वेशन से। अब कोई आया, बहुत मतलब तेजू खा वाला इंसान है ना तुम्हारे पास, और उसने तुमसे बोला कि अच्छा बेटा, तुम नोड और एंटी नोड पढ़ लियो, जरा मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन कौन सी पोजीशन होगी वेव की, स्टैंडिंग वेव की, ऐसी कौन कौन सी पोजीशन होगी जहां नोड और एंटी नोड बनेंगे। तुमने बोला, अरे सर क्यों पागल बना रहे हो, ऐसी पोजीशन जिस पे एम्पलीट्यूड जीरो होगा उसको नोड कहेंगे, ऐसी पोजीशन जिस पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, उसको एंटी नोड कहेंगे। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, वेव से नहीं, मैथमेटिकली बताओ। मतलब एक्स के टर्म में बताओ, पोजीशन पूछ रहा है ना वो, मतलब मैथमेटिकली मुझे एक्स के टर्म में बताओ कि एक्स के टर्म में कहां कहां नोड मिलेगा, कहां कहां एंटी नोड मिलेगा। अब आप पढ़ के समस्या में, क्योंकि ये तो मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है। मैंने तुमको बता तो दिया कि सर नोड जो होता है वो बेसिकली एम्पलीट्यूड जहां जीरो होगा वो नोड होगा, तो एक वेव गिवन होगा तो बता दोगे देख के कि ये पॉइंट नोड है, ये पॉइंट नोड है, ये पॉइंट नोड है और इतने नोड है। अब वो तुमसे कह दे कि उस नोड का पोजीशन बताओ एग्जैक्टली exactly, किसमें, इन मैथमेटिकल टर्म, तो फिर तो तुम्हारी बत्ती गुल हो जाएगी, क्योंकि वो तो मैंने पढ़ाया नहीं है। तो अब वही तो हम देखेंगे, अब हम वही चीज देखेंगे कि एक्स के टर्म में हमको अगर नोड की पोजीशन बतानी हो, किस किस जगह नोड बनेगा, किस किस जगह एंटी नोड बनेगा, वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, सेम चीज। और उसी से एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, वो क्या है आगे मैं बताता हूं। तो आइए
ये तो समझ आया ना सबको, एम्पलीट्यूड तक तो सबको समझ आ गया होगा। ये समझ आया सबको, 2 sin ωt प्लस कॉस एक्स, नहीं ये ये किसने कह दिया? जनरल इक्वेशन जो होता है बेसिकली वो यही है, जो है 2a sin kx इंटू कॉस ωt, ऐसा नहीं है, गलत बोल रहा हूं, ठीक है। अरे भैया वो नहीं लगा है यहाँ, गधे हो क्या? यहाँ वो नहीं लगा है, यहाँ साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा है। कितनी बार कहूं मैं, दिस इज नॉट साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। साइन, और ये क्या लिख रहे हो तुम, 2 sin x cos आई? मार खाओगे, थप्पड़ खाओगे, मैथ की धजिया उड़ा के रखे हो। यहाँ साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाना है, साइन ए प्लस साइन बी, दिस इज नॉट साइन एक्स प्लस वाई एंड साइन एक्स माइनस वाई। और 2 sin x cos इसको पहले करेक्ट करो, गलत लिखे हो ये, ठीक है। तो जो सिंपल इक्वेशन है वो आप याद रखिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है। डायरेक्ट रिजल्ट एज आपको याद रखना है तो भी याद रख सकते हो, मैंने सिर्फ आपको एक अप्रोच बताया था कि आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। एंड दिस विल बी 2a sin kx cos ओमेगा टी, जिसमें एम्पलीट्यूड तुमको पता चल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर हमको नोड और एंटी नोड वाला पॉइंट डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब हमको, तो अब हम डिटरमाइन करेंगे नोड वाले पॉइंट को सबसे पहले, कि कौन सा ऐसा पोजीशन है जिसपे नोड मिलेगा, कौन सा ऐसा पोजीशन जिसपे एंटी नोड मिलेगा, ठीक है। आओ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज, सर नोड के लिए कंडीशन क्या है? सर नोड के लिए जो कंडीशन है ना वो है कि आप जितना एम्पलीट्यूड है ना सर उसको जीरो कर दो, आपका जितना एम्पलीट्यूड आया वो जीरो कर दो। मतलब अगर आपको उस वेव का, जिसको मैं वाई नोड कहता हूं, ठीक है, वेव का इक्वेशन जनरली वाई से है तो मैं लिखता हूं वाई नोड, तो जब वाई नोड निकालना हो तो उसका एम्पलीट्यूड को पूरा पूरा क्या कर दो, जीरो कर दो, मतलब वाई नोड का पूरा इक्वेशन को जीरो कर दो। अब सोच के देखो इसका एम्पलीट्यूड आया कितना आया, 2a sin kx। अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड को 2a sin kx को जीरो के बराबर कर दूंगा, तो इससे साफ साफ मेरे को क्या पता चल रहा है कि सर यहां से जो साइन के एक्स है वो जीरो हो जाएगा। सोच के देखो, साइन के एक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब सोच के देखो, साइन थीटा को अगर मेरे को जीरो करना है तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना सर कि साइन थीटा की कोई एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिस पर जीरो होगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे मल्टीपल वैल्यूज होती है जिस पर साइन थीटा की वैल्यू जीरो होती है। और वो मल्टीपल वैल्यूज क्या होती है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा सर, जब थीटा की वैल्यू एन पाई के बराबर होती है ना, तो सर साइन एन पाई जीरो होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखो नहीं पढ़ा है, मैं अभी बता रहा हूँ, साइन एन पाई हमेशा जीरो होता है, जहां आप एन की वैल्यू को 0 1 2 3 4 पुट करके चेक करते जाइए। कैसे? सर जब आप जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो भी जीरो होता है। सर जब आप एन की जगह 1 पुट करोगे तो साइन पाई भी जीरो होता है। सर जब आप एन की जगह 2 पुट करोगे तो साइन 2 पाई भी जीरो होता है। जब आप एन की जगह 3 पुट करोगे साइन 3 पाई भी जीरो होता है। मतलब साइन के एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर कब हो सकती है, जब आपकी बेसिकली ये क्या है, ये थीटा की तरह काम कर रहा है। तो साइन के एक्स मतलब साइन थीटा की वैल्यू जीरो के बराबर कब होगी, जब थीटा की वैल्यू एन पाई के बराबर होगी। तो क्या मैं डायरेक्टली इक्वेट कर दूं कि सर साइन के एक्स वैल्यू जीरो कब होगी, जब पूरी पूरी के एक्स की वैल्यू एन पाई के बराबर होगी। सोच के देखो, सही कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल। और के क्या होता है सर, अरे पीछे ही तो पढ़ाया वेव नंबर, जो कि क्या होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। प्रीवियस क्लास में ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं। तो क्या मैं के को रिप्लेस कर दूं 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई से? बिल्कुल कर दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखो पाई से एक पाई काट सकता हूं, तो एक्स के टर्म में क्या आया, एन लेमडा बाई टू, क्या आया, एन लेमडा बाई टू। और यही वो जनरल आपका इक्वेशन आ गया जिससे आप सभी नोड के पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हो। तो आइए मेरे साथ, बताइए कौन कौन से पोजीशन पे नोड मिल सकता है। सबसे पहली चीज एन पाई बाई टू है, मतलब जब आप सबसे पहली चीज एन की वैल्यू को 1 पुट करिए, एन की वैल्यू को 1 पुट करते जाइए मेरे साथ। जब आप एन की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो सबसे पहली चीज क्या मिलेगी, पाई बाई टू। फिर एन की वैल्यू को जब आप 2 पुट करोगे तो मिलेगा पाई। एन की वैल्यू को 3 पुट करोगे तो 3 पाई बाई 2, सॉरी पाई कह रहा हूँ, लेमडा नॉट पाई, लेमडा। आप यहाँ एन की वैल्यू को 1 से शुरू करना, बस यही एक कंडीशन है इसमें, एन इज इक्वल्स टू 1। अच्छा जीरो पुट करोगे जीरो भी चलेगा, क्योंकि क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो पे भी तो नोड ही मिलता है। तो आप एक काम करो, एन की वैल्यू को 0 1 2 3 4 से सो वन पुट करते जाओ, तो आपको एक्स की वो सारी वैल्यू मिलेगी जिस पे आपको नोड मिलेगा।
जब आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू 0 पे भी क्या मिलेगा, नोड मिलेगा। जब आप n की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे भी क्या मिलेगा सर, नोड मिलेगा। जब आप n की वैल्यू को 2 पुट करोगे तो लेमडा लेमडा पे भी क्या मिलेगा, नोड मिलेगा। बार बार मैं पाई बोल रहा हूँ, लेमडा मेरे मुंह से निकल जा रहा है, पाई लेमडा याद रखो, ठीक है। जब आप x की वैल्यू को 3 पुट करोगे तो 3 लेमडा बाई 2 भी जो पोजीशन होगी उस पर भी नोड मिलेगा। एंड ऐसे ही वो सो ऑन चलते जाएगा। मैं तुमको एक जनरल फॉर्म दे दिया जो है n लेमडा बाई 2, जहां n की वैल्यू को 0 1 2 3 4 पुट करते जाओ, सभी नोड के पोजीशंस आपको मिल जाएंगे एक SHM वेव में। क्लियर, बताओ क्या ये चीज की क्लैरिटी होगी तुमको? जल्दी से फटाफट से बताओ, क्या ये चीज की क्लैरिटी तुमको हो गई कि सर अब तो नोड निकाल सकते हैं। कैसे नोड निकाल सकते हैं सर, जनरल इक्वेशन आपने दे दिया, क्या दे दिया सर, n लैम्डा बाई 2। अब n की वैल्यू को 0 1 2 3 4 बढ़ाते जाओ, आपको नोड के सारे पोजीशन मिलेंगे। और वो आया कहां से सर, एक ही कंडीशन सर, एम्पलीट्यूड को 0 कीजिए। जब हमने एम्पलीट्यूड को 0 किया तो हमको जनरल इक्वेशन मिल गई, जिससे हम नोड, एक स्टैंडिंग वेव का नोड का बेसिकली जनरल इक्वेशन फाइंड कर लिए। उसमें n की वैल्यू को पुट करते जाएंगे, हमको सभी नोड के पोजीशन मिलते जाएंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं जल्दी से? ओके सर, अभी एक लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन भी दूंगा। ये जो आप लेमडा बाई 2, ये जो लेमडा, ये 3 लेमडा बाई 2 है ना, ये क्या है, मैं लास्ट में कंक्लूजन दूंगा आपको। ये सभी नोड के पॉइंट्स हैं। सर लगे हाथ एंटी नोड भी करा दो ना सर, सर लगे हाथ एंटी नोड भी करा दो। आओ, अब मान लो तुमसे कोई कहे कि एंटी नोड निकालना हो तो यार अगर एंटी नोड निकालना हो तो एंटी नोड का कंडीशन तो पहले पता कर लो, क्या होता है एंटी नोड। सर यहाँ नोड का कंडीशन था कि जो वाई नोड मतलब एम्पलीट्यूड 0, बेसिकली एम्पलीट्यूड नोड को ही मैंने क्या किया, वाई नोड के फॉर्म में लिख दिया। तो सबसे पहली चीज, जब हमको एंटी नोड चाहिए तो सर इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए। सर निगेटिव में भी चलेगा, पॉजिटिव में भी चलेगा। तो सोच के देखो, एम्पलीट्यूड कितना आया था सर, एम्पलीट्यूड आया था सर 2a साइन के एक्स, आया था कि नहीं आया था? अब सोच के देखो, अगर इसकी पूरी वैल्यू को मैक्सिमम करना है, मतलब साइन के एक्स की वैल्यू को मैक्सिमम होना चाहिए, है कि नहीं? सोच के देखो, अगर पूरे एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम करना है तो साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। जब साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो पूरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। बिल्कुल है सर। अब सोच के देखो, साइन के एक्स लिखा है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सर? सर -1 टू +1, यही होती है ना मैक्सिमम वैल्यू। सोच के देखो, निगेटिव में चेक करें सर तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू -1 हो सकता है, और पॉजिटिव में चेक करें सर तो साइन थीटा की साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है कि नहीं? यही है पूरा फॉर्मूला। अब सोच के देखो, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि साइन की थीटा की एक ही कोई ऐसी वैल्यू हो जिसमें -1 या +1 उसका मैक्सिमम वैल्यू आए। मतलब अगर इंटरनली बात करें, मतलब -1 टू +1 बात करें तो टोटल कितना हो गया, 1 हुआ। मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो 1 हो सकती है। तो सर ऐसा एक एंगल तो होगा नहीं ना जिसपे साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एंगल हो सकते हैं। तो सर उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही। तो अगर मान लो साइन थीटा को मैक्सिमम करना है, मतलब 1 के बराबर करना है, सो थीटा का एक जनरल फॉर्म होता है जिसको कहते हैं 2n+1 पाई बाई 2। यानी जब भी थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल हो, यार जब भी थीटा की वैल्यू इवन मल्टीपल थी तो साइन की वैल्यू 0 होती थी। जब भी थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल हो, किसका, पाई बाई 2 का, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 मतलब 2n+1 पाई बाई 2, ये कंडीशन है जिसपे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है जो कि 1 के बराबर होती है। अब इसमें आप n की वैल्यू को 0 1 2 3 4 अपने हिसाब से पुट करते जाइए। जब आप 0 1 2 3 पर पुट करेंगे तो सबसे पहली चीज क्या आएगी, जब आप 0 पुट करेंगे तो सबसे पहली चीज क्या आएगी, पाई बाई 2। फिर जब आप यहाँ 1 पुट करेंगे सो दिस विल बी 3 पाई बाई 2। जब आप 2 पुट करोगे सो दिस विल बी 5 पाई बाई 2, एंड अगेन दिस विल बी 7 पाई बाई 2, एंड दैट्स ऑल। ये सारे वैल्यूज है। मतलब अगर इसको पूरे को मैक्सिमम करना हो तो हमारे पास क्या है, अगर एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम करना है, मतलब ये जो साइन के एक्स वाली वैल्यू है, ये साइन के एक्स वाली वैल्यू है, इसको मैक्सिमम करना होगा। और इसको मैक्सिमम करने की कंडीशन क्या है कि सर ये 2n+1 पाई बाई 2 के बराबर होनी चाहिए। सोच के देखो, यानी पूरी की पूरी वैल्यू, के एक्स की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हटा दो, ये चीज साइन हटा दो यहाँ से, क्योंकि साइन के एक्स को मैक्सिमम करना है तो के एक्स को ये होना पड़ेगा, के एक्स को 2n+1 पाई बाई 2 के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि के एक्स क्या है, एज अ थीटा की तरह काम कर रहा है ना,
साइन थीटा की तरह काम कर रहा है, तो थीटा क्या होना चाहिए, 2n+1 π/2 होना चाहिए। तो अगर साइन kx है तो kx को 2n+1 π/2 होना चाहिए। मतलब सिंपल कंडीशन क्या आ गई, 2n+1 π/2। अब यहां से अगर सोच के देखो, यहां से एक सिंपल कंडीशन आपकी क्या निकल के आ गई, यहाँ आप k की वैल्यू को अगेन सबको पता है k इक्वल्स क्या होता है, 2π/λ, पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी। दिस विल बी 2π/λ इंटू x इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2। अब ये पाई से पाई यहां काट दो, है कि नहीं, मतलब ये 4 हो जाएगा और ये लेमडा ऊपर चले जाएगा। मतलब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखो, ये नीचे 2 आके 4 हो जाएगा, ये लेमडा ऊपर चले जाएगा, मतलब 2n+1 λ/4। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर एंटी नोड x की वो वैल्यू, x का x मतलब पोजीशन, ऐसा पोजीशन जिस पे एंटी नोड बने, उसका जनरल इक्वेशन क्या आ गया, 2n+1 π/4। मतलब x मतलब ये पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है जहां क्या लिखा है, 2n+1, सॉरी पाई फिर से कह रहा हूँ, λ/4, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से पाई निकल रहा है, कंफ्यूज मत होना, अगेन रिपीट करता हूं मैं, λ/4। दिस इज द पोजीशन जिसपे हमको क्या मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा, जहां n की वैल्यू अगेन आप 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन पुट कर सकते हो। तो x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो सबसे पहला पोजीशन क्या होगा जहां एंटी नोड मिलेगा, दिस विल बी λ/4। जब आप x की वैल्यू को 1 पुट करोगे, सर 3 λ/4। जब आप x की वैल्यू को 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 λ/4। जब आप x की वैल्यू को 3 पुट करोगे तो 3 टू 6 प्लस 1 7 λ/4। एंड ये जो सारे पॉइंट है ये सभी क्या है, एंटी नोड्स के पॉइंट है, किधर, एक स्टैंडिंग वेव के ऊपर। मतलब एक स्टैंडिंग वेव पे, एक स्टैंडिंग वेव का वो पोजीशन जिस पे एंटी नोड मिलेंगे वो आपके सामने है। वो कौन कौन से हैं सर, λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4 एंड 7 λ/4। क्लियर बच्चा पार्टी, हाँ जल्दी से बता दो यार, थक गया मैं भी। क्या आपको नोड, एंटी नोड के सभी पॉइंट का जनरल फॉर्म पता चल गया। देख लो ये वेब, ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीजें हैं, तो बार बार रिवाइज करना आपका काम है। इतने सारे कंडीशंस है ना यार इसमें, देखो हमने इंटरफेरेंस के उतने सारे कंडीशंस देखे हैं, यहाँ इतने सारे जनरल इक्वेशन देखे हैं। मैं मानता हूँ ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बट क्योंकि मेरा काम है सिंप्लीफाइड कर तुमको पढ़ाना, मैंने हर एक चीज तुमको कॉन्सेप्ट वाइज सिखा दी है। बोलो क्लैरिटी बन गई कि नहीं, जल्दी बताओ, आया समझ, फटाफट से, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, फटाफट से जल्दी से बताओ। क्लियर हुआ, क्या सबको ये नोड और एंटी नोड वाला पॉइंट समझ आ गया, हाँ जी, जैनुल समझ आ गया, बोलो। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सर इस रिजल्ट को ना देखो, ये जो इतने सारे रिजल्ट तुमको आए ना कि पहला नोड मिलेगा 0 पे, फिर π/2, फिर λ/2 पे, फिर लैम्डा, फिर 3 λ/2 पे, वैसे ही सेम चीज यहाँ λ/4 पे, 3 λ/4 पे, 5 λ/4 पे। इसको मैं एक लास्ट लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक वेव से भी तुमको दिखा देता हूँ प्रूफ करके, देखो कैसे स्टैंडिंग वेव हमारी कैसी होती है। सर स्टैंडिंग वेव ड्रॉ करो तो कैसे करेंगे, सर एक वेव पहले इधर ड्रॉ कर दीजिए, अच्छे से करता हूँ, रुक जाओ। स्टैंडिंग वेव को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये एक वेव, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। अच्छा वैसे ही अगेन ऐसे भी जाएगा, यही तो स्टैंडिंग वेव है यार। अब जिफ तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना बार बार ऊपर नीचे मूव करता हुआ, तो ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर ये हमारी एक्सिस हो गई उसकी, उस वेव की, ठीक है, ये हमारी वो एक्सिस है, ठीक। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से थोड़ा सही से बना देते हैं, ठीक है। ये गई हमारी ऐसी और अगली आ गई हमारी ऐसी, ठीक है। चलो आप देखो, सोचो नोड कौन कौन से होते हैं सर, नोड कौन कौन से होते हैं सर, नोड, सर एक तो ये है नोड, फिर ये है नोड, फिर ये है नोड, ये है नोड, ये है नोड और ये है नोड। अच्छा अब सोच के देखो क्या, यहां से ये एक वेव है, यहां से यहां तक ये एक वेव है कि नहीं, ये बताओ पूरी, ये एक ऐसी वेव है, दिख रहा है ये एक वेव जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया, ये एक सिंगल वेव है, बिल्कुल।
अच्छा, सिंगल वेव की लेंथ को क्या कहते हैं भैया? सर ये तो वेवलेंथ कहते हैं, जो कि लैम्डा होता है। पढ़ा है सबने? सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? एक सिंगल वेव की लेंथ, जो एक पल्स होता है, एक साइकिल होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है? लैम्डा। पढ़ा चुका हूं सबसे पहले दूसरे वीडियो में, पहले वीडियो दूसरे वीडियो दोनों में पैरामीटर पढ़ाया था, है ना? तो मैं कह सकता हूं कि सर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है सर वो लैम्डा के बराबर है। बोलो है कि नहीं? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? कह सकता हूं। और नोड कहाँ है सर? नोड यहाँ है सर, यहाँ है सर, और यहाँ है सर। सोच के देखो, क्या ये पॉइंट तुमको आधा नहीं दिख रहा है लैम्डा का? सोच के देखो, ये पूरा लेंथ लैम्डा, तो ये तुमको आधा नहीं लैम्डा का दिख रहा है? तो यहां से यहां तक जो लेंथ है वो कितना है? लैम्डा है। ओ, कितना? टोटल लैम्डा। तो आधा लेंथ कितना? लैम्डा बाई टू। और यहां से यहां कितना है? सर अगेन लैम्डा बाई टू। तभी तो लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू टोटल लैम्डा बनाएगा। बनेगा नहीं बनाएगा? बिल्कुल। सर ये है क्या? ये तो नोड है। ये क्या है? सर ये भी नोड है। अच्छा ये क्या है? सर ये भी नोड है। मतलब कि दो सक्सेसिव नोड का जो डिस्टेंस है, दो सक्सेसिव नोड के बीच जो डिस्टेंस हो सकता है वो कितना हो सकता है? सर लैम्डा बाई टू हो सकता है। ओ माय गॉड। मतलब एक नोड यहां, एक नोड यहां, अगर मैं इन दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस देखूं तो सर वो लैम्डा बाई टू होता है। मतलब यहां से यहां जाने में लैम्डा बाई टू, तो इसके अगला वाला जो नोड आएगा ये भी क्या होगा? लैम्डा बाई टू। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा कितना होगा? लैम्डा के बराबर होगा। सेम चीज, इसका अगला जो नोड आएगा वो अगेन किस पे आएगा? लैम्डा बाई टू पे। तो यहां से यहां तक लैम्डा, यहां से यहां तक लैम्डा बाई टू, टोटल कितना हो गया? थ्री लैम्डा बाई टू। सोचो, सोच के देखो ना। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहला क्या है? लैम्डा बाई टू। दूसरा क्या है? लैम्डा। तीसरा क्या है? थ्री लैम्डा बाई टू। देखो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ वेव से? सोचो, पहला लेंथ लैम्डा बाई टू, दूसरा लेंथ लैम्डा, तीसरा लेंथ थ्री लैम्डा बाई टू। ऐसे ही अगला एक और नोड आएगा वो भी लैम्डा बाई टू, तो थ्री लैम्डा बाई टू प्लस थ्री लैम्डा बाई टू कितना हो जाएगा? अगेन इसके आगे जब कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा? सोच के देखो, या एन की वैल्यू को फोर पुट करो तो अगेन टू लैम्डा हो जाएगा। तो फिर शुरुआत से पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टू लैम्डा। अब सोच के देखो, क्या ये बात चमकी कि नहीं चमकी? क्या ये बात चमकी कि नहीं चमकी? ये चीज तुमको देख के समझ आ रही है? एक वेव से भी हम ये चीज निकाल सकते हैं कि नोड किस पोजीशन पे है। एन लेमडा बाई टू फॉर नोड, ये कैसे कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं यार, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो, मतलब साफ सबको ये पता चल गया कि सर लेमडा बाई टू, दो सक्सेसिव नोड के बीच का जो डिस्टेंस है सर वो लेमडा बाई टू है सर, वो लेमडा बाई टू है सर। यानी हर अगला नोड पिछले वाले नोड से लैम्डा बाई टू आगे होगा, इसीलिए तो एन लैम्डा बाई टू जनरल इक्वेशन आया। तो हम वही तो कह रहे हैं कि एक्स मतलब जो पोजीशन है बेसिकली वो क्या है? एन लैम्डा बाई टू पे है। मतलब जो डिस्टेंस है बेसिकली वो हर दो सक्सेसिव नोड के बीच का जो सिंगल डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई टू है। और इसको ना हल्के मत लो बेटा, बेटा जी इसको हल्के में मत लीजिए सभी लोग। ये डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस जेई में पूछ चुका है कि दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है एक स्टैंडिंग वेव का। भैया पता रहेगा, पढ़े रहोगे, सीखे रहोगे तभी तो बताओगे। वो होता है लेमडा बाई टू। अच्छा, ऐसे अगर कोई कह दे दो एंटी नोड, दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये दोनों एंटी नोड हो गया, दिस इज एंटी नोड एंड दिस इज ऑल्सो एंटी नोड। अब सोच के देखो, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेमडा बाई टू, तो सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी तो लेमडा बाई टू ही ना होगा। कोई अंतर नहीं है। बच्चों याद रखने वाली चीज क्या है? मेरे साथ यहां बना लीजिए, दो नोड के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाई टू, और दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस बोले वो भी लैम्डा बाई टू। लेकिन अगर कह दे कि सर एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस बताओ, मतलब अब यहां से भी पार्ट करो, टोटल लैम्डा बाई टू है, तो क्या ये लैम्डा बाई फोर, ये लैम्डा बाई फोर नहीं हो जाएगा? सोचो ना। देखो मैं बताता हूं कैसे बोल रहा हूं मैं ये, कैसे बोल रहा हूं मैं ये, फिर से अगेन रिपीट करता हूं क्या बोल रहा हूं मैं। देखो, ये तो हमने नोड तो समझ आ गया ना कि दो नोड के बीच जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई टू के बराबर, ही तो समझ आ गया। अब एक और स्टैंडिंग वेव ड्रॉ करता है, उसे तुमको समझाते हैं। ये पहली वेव हमारी, और इसी में लगे हाथ दूसरी वेव कर दो, और ये हमारा वो एक्सिस मान लो, ठीक है। अच्छा, नोड कौन सा था सर? नोड ये था। अरे यार,
फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा क्यों, क्योंकि नोड मिल नहीं रहा है। देखो अच्छे से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा समय लेंगे बट कोई बात नहीं, ठीक है। चलो ये मान लो, ठीक है, ये मान लो ये नोड है, ये यहाँ क्रॉस कर रहा है मान लेना, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है। तो सर दो नोड के बीच का डिस्टेंस, दो नोड के बीच का डिस्टेंस सर लैम्डा बाई टू। अच्छा, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस सर ये भी लैम्डा बाई टू। अभी अभी देखा हमने, यहां तक तो सबको समझ आ गया। अच्छा मान लो सर, कह दे कि ये तो नोड है और ये है एंटी नोड, जरा नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस बताओ। तो खुद सोच के देखो, टोटल डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, और नोड और एंटी नोड क्या है, इन दोनों का आधा। तो अगर पूरा लैम्डा बाई टू है तो क्या इसको लैम्डा बाई फोर और इसको लैम्डा बाई फोर होना पड़ेगा। तभी तो सोच के देखो, जब लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर करेंगे तो ही तो लैम्डा बाई टू आएगा। अरे रे रे रे, मतलब कंक्लूजन ये मिला सर कि अगर दो नोड के बीच का डिस्टेंस पूछे तो हम आंख बंद करके मारेंगे लैम्डा बाई टू पे। अगर दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस अगर हमसे पूछ ले एग्जामिनर, तो भी हम आंख बंद के मारेंगे लैम्डा बाई टू, क्योंकि सेम होता है। और अगर कहे कि एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस बताओ बच्चों, तो दिस विल बी लैम्डा बाई फोर। मतलब अगला नोड और एंटी नोड का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, सोच के देखो। मतलब पहला लैम्डा बाई फोर, दूसरा लैम्डा बाई टू, सोच के देखो। फिर ऐसे ही आगे और जाओगे तो लैम्डा बाई फोर और ऐड कर दो, तो क्या जनरल फॉर्म टू एन प्लस वन लैम्डा बाई फोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बिल्कुल यही वाला केस तो बन रहा है भैया, जो आपने कराया। सो याद रखने के लिए इस स्लाइड को आप रेफर कर सकते हैं। हमने वेब से भी ये बता दी, वेब के पोजीशन से भी ये तुमको दिखा दिया कि पहला जो बनेगा नोड वो किधर बनेगा। एक तो डिस्टेंस पहले तुमको बता दिया नोड का, नोड और दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस हमेशा लैम्डा बाई टू होगा, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई फोर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये मैंने तुमको वेब से भी समझा दिया। बताओ क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई। नहीं, थर्मो की क्लास आज ही होगी यार, किसने कहा कल होगी। बोलो, क्या एक बढ़िया पिक्चर बन गया दिमाग में। क्या इस वेब से आप समझ सकते हैं कि एक वेब को देख के भी आप समझ सकते हो। नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली पोजीशन भी तो बता सकते हो। पोजीशन का मैंने जनरल फॉर्मूला आपको दे दिया है, एक तो एन लैम्डा बाई टू, दूसरा टू एन प्लस वन लैम्डा बाई फोर, मतलब मल्टीपल होगा लैम्डा बाई फोर का। बोलो, बोलो क्लैरिटी हुई सभी लोगों को, क्लैरिटी हो गई है। क्लैरिटी हो गई है तो फटाफट से बता दो भैया कि हाँ सर हो गई क्लैरिटी। ठीक है, देखो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है, बस एक और लेक्चर लगेगा। ठीक है, उसमें मैं क्या करूंगा, ये स्टैंडिंग वेव्स बेसिकली थोड़ा सा बता दूं मैं तुमको। देखो ये क्या बन रहा है, सोच के देखो। जब स्टैंडिंग वेव जो है, मैंने एक स्टैंडिंग वेव जनरेट की तो तुमको लूप्स दिख रहा है। देखो ये एक लूप, इसको क्या कहते हैं, ये सेकंड लूप, ये थर्ड लूप, ये फोर लूप, ये फाइव लूप दिख रहा है, सब लूप फॉर्म कर रहे हैं, है ना, क्लोज्ड लूप दिख रहा है। तो इसी लूप्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, इनके हार्मोनिक्स के बारे हम पढ़ेंगे। बस एक और लेक्चर लगेगा, ठीक है, उसके बाद तो सब समाप्ति है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है ये चैप्टर। ठीक है, लास्ट लेक्चर कल होगा इसका, फिर ये वेब ऑन स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा, रही बात प्रैक्टिस की, तो चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने सिर्फ पढ़ाया है इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि चैप्टर खत्म हो जाए। प्रैक्टिस के तो 2 या 3 सेशन ले लूंगा मैं, नो प्रॉब्लम। और प्रैक्टिस देखो मैं क्या करूंगा, साउंड वेव भी पढ़ा दूंगा, साउंड वेव छोटा सा है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस एक ही बार लूंगा, कब लूंगा, जब ये पूरा पढ़ लिया आपने, साउंड में पूरा पढ़ लोगे, दोनों चैप्टर का कंबाइंड प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे, प्रैक्टिस सेशंस भी 2 या 3 लगेंगे। बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाया जा रहा हूँ प्रैक्टिस नहीं लूंगा, तो ये तो सोचो ही मत। ठीक है, एमयू में चैप्टर देखो, एमयू में मैक्सिमम क्वेश्चन देखो पहले वो वाले पार्ट से बनेंगे, किधर, एसएचएम इक्वेशन, जिसमें वेलोसिटी ऑफ वेव पूछ लेगा, डायरेक्शन पूछ लेगा जो मैंने कराया है ऑलरेडी। ठीक है, एक्सेलरेशन स्लोप देके, ग्राफ देके पूछ सकता है, वो वाले क्वेश्चंस भी इससे मिलेंगे। और इधर आओगे तो इधर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से इंटेंसिटी वगैरह वाला क्वेश्चंस। ठीक है, और स्टैंडिंग वेव से इसमें का कॉन्सेप्ट, कौन कौन सा पोजीशन है, पोजीशन डिटरमाइन करो। ठीक है, और कल जो पढ़ाऊंगा हार्मोनिक्स, उससे भी आता है। तो 3 4 मेजर टॉपिक्स है।
ठीक है। वो मैं जब तुमको क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, तुम खुद एनालाइज कर लोगे, और मैं उस टाइम ही बता दूंगा कि देखो ये वाले पर ज्यादा फोकस कर लेना, इसको ढंग से दोबारा भी पढ़ लेना। ठीक है। आप सबको पता है कि मैं बिना प्रैक्टिस के नहीं रहता हूँ। मैं हर सेशन हर चैप्टर में प्रैक्टिस कराता हूँ। एटलीस्ट इतना तो करा ही देता हूँ ना कि जो मैं पढ़ाया हूँ वो आपको रिलेट हो जाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप वहां बैठे भी अगर कभी कोई सवाल नहीं किए हो, और अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट याद आ गया, तो आप उस सवाल को कर जाओगे। तो ऐसा तो है ही। क्यों है भाई? मैं करके देख चुका हूं ना अपनी जिंदगी में। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अगर रहती है ना, तो आप कभी किए भी नहीं होगे ना कोई सवाल अटेम्प्ट, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता आ गया, वहां फार्मूले याद आ गए, क्या बताया था सर ने वो याद आ गया, तो आप चुटकी में सवाल सॉल्व कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। चलो, सो ओके देन, आई लाइक टू एंड दिस क्लास टुडे।